नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी 2024 का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा इकोनॉमिक्स का 11th चैप्टर राष्ट्रीय आय। तो चलिए ये शुरू करते राष्ट्रीय आय और जानते हैं क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय किसी देश की एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यानी अगर कोई देश एक साल में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है और उन वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। ये देश के नागरिकों की आय का भी प्रतिनिधित्व करता है। जो राष्ट्रीय आय है वो हमें बताता है कि कोई एक देश है तो उस देश के जो नागरिकों द्वारा अर्जित आय जो है वो कितनी है। राष्ट्रीय आय का उपयोग आर्थिक नीतियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय अगर हम बात करें तो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास नीतियाँ बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो हम राष्ट्रीय आय का इस्तेमाल किन किन कामों में करते हैं? एक तो आर्थिक नीतियाँ बनाने में, गरीबी का उन्मूलन करने में और आर्थिक विकास करने में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत की राष्ट्रीय आय पिछले कुछ दशकों से बढ़ रही है, ठीक है, जबकि चीन की जो आय है राष्ट्रीय आय वो दुनिया में सबसे अधिक है। राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही है। जो राष्ट्रीय आय है वो चीन की सबसे ज़्यादा है और भारत की धीरे धीरे में उसके अंदर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है? तो जो राष्ट्रीय आय है वो एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यह देश की आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। ये देश के नागरिकों को एक जीवन स्तर भी दर्शाता है। जो राष्ट्रीय आय है वो हमें बताता है कि जो देश की स्थिति वो कैसी है। जिसके पास ज़्यादा आय है वो जाहिर सी बात है उसकी जो आर्थिक रूप से वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक माना जाता है जो किसी देश के समग्र आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है। अगर आप देखना चाहते हैं किसी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की तरफ एक नज़र देख सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि उस देश का विकास कितना हुआ आर्थिक रूप से। यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का एक माप प्रदान करता है। ये आर्थिक विकास की दर को मापने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मार्गदर्शन का काम करता है। आर्थिक आय जो होता है वो राष्ट्रीय आय जो होता है वो आर्थिक स्वास्थ्य यानी कोई देश का आर्थिक रूप से कितना स्वस्थ है उसको दर्शाता है। किसी देश का आर्थिक विकास की दर मापना है तो हम उसको राष्ट्रीय आय को देख सकते हैं, ठीक है। सरकार की जो नीतिगत निर्णय है उसको हम देखो, जाहिर सी बात है कि अगर आपकी आय अच्छी है तो उसको और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कम आय है तो उसको बेहतर बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करें कि भाई अब आज जो हमारी स्थिति है वो अगले साल ना हो, तो उसके लिए आप एक निर्णय लेंगे। तो निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन गाइडेंस का काम कौन करता है? राष्ट्रीय आय करता है। ये सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन का आवंटन करता है। जो राष्ट्रीय आय है ये बताता है कि किस क्षेत्र में हमको कितना धन खर्च करना चाहिए। राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय के मापन के लिए 3 विधि का उपयोग किया जाता है: उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। उत्पादन विधि में क्या होता है? इस विधि में राष्ट्रीय आय को देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में मापा जाता है। यानी उत्पादन विधि क्या है कि एक देश में जितनी भी सेवा और वस्तुओं का उत्पादन हुआ है और उन वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वही हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। दूसरा है व्यय विधि। यह विधि राष्ट्रीय आय को किसी देश के उपभोग, निवेश और सरकारी खर्च तथा शुद्ध निर्यात का जो मूल्य है उसके रूप में मापता है। यानी ये बताता है कि अगर मान लो एक देश है उसने एक्स अमाउंट का उपभोग किया है, चीज़ें उसने खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, सरकारी खर्च कितना हुआ है और शुद्ध निर्यात कितना है, तो इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? व्यय विधि का उपयोग करते हैं और इसमें हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। चौथा हमारा आय विधि। इस विधि में राष्ट्रीय आय को किसी देश के सभी कारकों जैसे श्रमिकों, पूंजीपतियों और भूमि मालिकों कारकों को प्राप्त करके आय की कुल मूल्य को रूप में मापा जाता है। इसमें आय विधि क्या है कि इसमें राष्ट्रीय आय को किसी देश के जो कारक है, ठीक है, जैसे हमारा श्रमिक वर्ग हो गया, उसने कितना कमाया, पूंजीपतियों का जो वर्ग है उसने कितना कमाया, और जो भूमि मालिकों का वर्ग है उसने कितना कमाया। तो इन सबको इकट्ठा करके हम आय विधि का उपयोग करके हम राष्ट्रीय आय का पता लगाते हैं।
अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय आय की चुनौतियाँ क्या क्या है। तो राष्ट्रीय आय की चुनौती में एक तो हमारी असमानता आती है। कुछ लोगों के पास आय दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। देखो, राष्ट्रीय आय से हमें ये नहीं पता चलता कि किस नागरिक के पास कितना पैसा है, जबकि हमको ये पता चलता है कि उस देश के पास कितना पैसा है। तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जबकि कुछ गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो एक असमानता इसकी चुनौती बन जाता है। दूसरा, गरीबी। कुछ लोगों के पास आय के बहुत कम स्रोत है, बहुत ही कम पैसा है। बेरोज़गारी एक चुनौती बन के सामने आती है। कुछ लोग बेरोज़गार होते हैं और उनका कोई आय का जो कमाई का जो स्रोत होता है वो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमको एक आय असमानता देखने को मिलती है आय के अंदर। महंगाई की अगर बात करें हम, तो महंगाई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती है, जिससे लोगों की वास्तविक आय कम हो जाती है। अगर महंगाई जितनी बढ़ेगी उसकी वजह से ज़्यादातर लोग होंगे जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा खर्च तो अपने ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च कर देंगे, तो उनकी कोई आय हम निकाल नहीं पाते हैं उतना अच्छा। हमें पता ही नहीं चलता कि उनकी आय कितनी है या फिर कम हो जाती है। जो उसने कम, हम तो सोचते कि भाई जितना कमाया वही उसकी आय है, जबकि खर्च को हम उसमें से माइनस ही नहीं करते, घटाते ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियाँ थी महंगाई। राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देने के लिए उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? तो आर्थिक विकास करना चाहिए। जितना ज़्यादा आर्थिक विकास होगा उतना हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। रोज़गार का सृजन करेंगे। जितना ज़्यादा रोज़गार होगा उतना हमें आय, जितना ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, लोग कमाएंगे, उससे एक व्यक्ति के, नागरिक के अगर आय में वृद्धि होगी तो वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया जाए, ताकि जो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेंगे तो लोग के पास ज्ञान आएगा, प्रशिक्षित होंगे, स्किल्ड बनेंगे, जिससे उनकी प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। गरीबी का उन्मूलन करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय आय को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय के प्रकार कौन कौन से? तो सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी, ये एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय का कुल मूल्य होता है, चाहे वो देश के बाहर हो या अंदर हो। एक देश के नागरिक ने कितना कमाया है अपने देश के बाहर या देश के अंदर, वो सब उसकी जो आय होगी वो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी हो जाएगा। सेकंड जीएनपी कहलाता है वो। ठीक है, दूसरा हमारा जीडीपी, ये एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, एक देश के अंदर एक नागरिक ने कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है, और उस सेवाओं और वस्तु का जो मूल्य होगा वही हमारा जीडीपी होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं इसको। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट ग्रॉस प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर निकाला जाता है, यानी जो हमारा जीडीपी है उसमें से कितनी कमी आई है। ठीक है, जीडीपी का जो उत्पाद है, जीडीपी के जो मूल्य में जो कमी आई है उसको हम घटा देते हैं, और फिर जो हमारे पास बचता है वही हमारा एनडीपी कहलाता है। ये हमारे राष्ट्रीय आय के 3 प्रकार है। भारत में अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो दुनिया की 5वीं, जो भारत है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 23 में इसका अनुमानित लक्ष्य है कि इसका जो जीडीपी होगा वो लगभग 3.5 लाख करोड़, ठीक है, 3.5 लाख करोड़ डॉलर हो सकता है। अगर हम ट्रिलियन की बात करें तो 3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी है, ठीक है, भारत की। हालांकि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है भी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन ये जो प्रति व्यक्ति आय जो कम है ये हमें आय असमानता को दर्शाता है कि भारत में भी आय असमानता हमको देखने को मिल रही है। आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि भारत जो है वो इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विथ पुअर पीपल। भारत एक अमीर देश तो है, हम कहने को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और हमारी इकॉनमी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन फिर भी हम गरीब हैं। तो भारत एक अमीर देश है गरीब लोगों का, भारत गरीब लोगों का अमीर देश है, ये याद रखना, जो कि आय असमानता को हमको दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय में जो कमी हमको देखने को मिलती है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम में राष्ट्रीय आय का आंकलन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है, याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO, नेशनल स्टैटिक ऑफिस, कार्यालय को ऑफिशियल कहते हैं, ऑफिसर्स, ठीक है, ऑफिस से आएगा इसका। तो ये कार्यालय, इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको राष्ट्रीय आय का प्रकाशन करता है, आंकलन करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसका टॉपिक खत्म होता है। ऐसे कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित, सॉरी क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा हमने तो। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय क्या है? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है हमारा राष्ट्रीय आय। या दूसरा ऑप्शन, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का मूल्य है। तीसरा ऑप्शन, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी सेवाओं का मूल्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हमारा ए, यह किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? कौन कौन सी विधियों के द्वारा? उत्पादन विधि, व्यय विधि या आय विधि, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन तीनों विधि का इस्तेमाल करके हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या योजना आयोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा ए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। भारत में राष्ट्रीय आय जो 2023-24 में कितनी है? 20 लाख करोड़ रुपए, 250 लाख करोड़ रुपए, 300 लाख करोड़ रुपए, या फिर 350 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है 250 लाख करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय आय है 2023 और 24 में। भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए क्या कारक हो सकते हैं? कृषि, उद्योग, सेवा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय आय में कमी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? प्राकृतिक आपदा, मुद्रास्फीति, मंदी, या फिर मुद्रास्फीति, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्राकृतिक आपदा हमारे पास आई थी कोरोना, मंदी छाई हुई है, या फिर मुद्रास्फीति जो भारत में जो मुद्रा जो है पैसा है उसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले। ठीक है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, जबकि जो प्रति व्यक्ति आय है और राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या में विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। मान लो एक देश है, उसने एक साल में 100 रुपये कमाया है और उसमें टोटल 20 लोग रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? एक व्यक्ति हमारा 5 रुपये कमा रहा है। ठीक है, 5 रुपीज़ पर सिटीज़न। ठीक है, तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 5 रुपये कमा रहा है, तो इसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का ही एक चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, या फिर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय का एक कारण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा ए, राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद GDP में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद एक ही चीज़ है। राष्ट्रीय आय GDP का एक घटक है। राष्ट्रीय आय GDP राष्ट्रीय आय का एक घटक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हमारा? आंसर हमारा बी, राष्ट्रीय आय GDP का एक घटक है। आंसर क्या है इसका? बी, राष्ट्रीय आय जो है वो GDP का एक घटक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय और GNP एक ही चीज़ है। राष्ट्रीय आय GNP का एक घटक है, GNP राष्ट्रीय आय का एक घटक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है GNP राष्ट्रीय आय का एक घटक है। जो GNP है वो सी, इसका आंसर है GNP राष्ट्रीय आय का एक घटक है। राष्ट्रीय आय और GDP में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं। तो ये पे हमारा जो चैप्टर होता है राष्ट्रीय आय का वो हमारा कंप्लीट होता है, 11वां चैप्टर।
ठीक है। 10 चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा दिया है, हमारे चैनल जो हमारा वी एकेडमिक्स है उस पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।